एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 2000 इंडियंस अपनी किडनी बेचते हैं। इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2019 में एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें 100 करोड़ का ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेक्सस एक्सपोज हो गया था। जिसमें हुआ कुछ ऐसे था कि कानपुर की एक लेडी संगीता कश्यप को उसके हस्बैंड का दोस्त जॉब दिलाने के बहाने से दिल्ली ले गया था। दिल्ली पहुंचकर उसको बताया गया कि कंपनी उसको जॉब देने से पहले उसका कंप्लीट हेल्थ चेकअप चाहती है, जिसके लिए संगीता को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जो कि यू वॉन्ट बिलीव एक काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल चेन है। मूविंग फॉरवर्ड, संगीता को मेडिकल प्रोसीजर पूरी तरह से नॉर्मल लगा, क्योंकि कुछ कंपनीज ज्वाइन कराने से पहले एम्प्लॉय का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती हैं। लेकिन जब संगीता हेल्थ चेकअप के लिए बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसने पास ही खड़े कुछ डॉक्टर्स को आपस में बात करते हुए सुना, जो कि गलती से उसे डोनर कहकर रेफर कर रहे थे, जो संगीता को काफ़ी सस्पिशियस लगा और उसको उन लोगों की इंटेंशंस पर डाउट होने लगा। तो वो किसी तरह से बचकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। अब इस सिनेरियो के बाद उसके हस्बैंड के दोस्त ने उससे माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा गुंडे भेजकर उससे 50,000 रुपये की डिमांड करने लगा। अब ऑब्वियसली संगीता इस चीज़ से काफ़ी डर गई थी, जिससे कि उसने एक पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेक्सस पकड़ा गया। जिसके बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि इस नेक्सस में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। लाइक कैन यू इमेजिन, जिस डॉक्टर को आप भगवान मानते हो वो कभी कभी किस लेवल तक गिरा हुआ हो सकता है। यूपी के मुरादाबाद का ये केस देखिए, जहाँ एक फैमिली क्लेम करती है कि उनके डेड फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल वालों ने काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर पर रखा हुआ था, वो भी सिर्फ उनसे कुछ पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए। मतलब ये सिनेरियो तो इतना घिनौना है कि शायद एक बार के लिए इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, जहाँ पेशेंट की डेथ के बाद उसको डेड डिक्लेयर न करके उसके इलाज का झूठा नाटक ना जाने कितने दिनों तक चलता रहता है। इवन कई जगहों से तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां मरे हुए इंसान की सर्जरी करके उसे डेड ड्यूरिंग सर्जरी डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी इंसान तो ऑपरेशन से पहले ही मर चुका था, पर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ डॉक्टर्स मरे हुए इंसान की ही सर्जरी कर देते हैं और ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये इंसान तो ऑपरेशन के बीच में ही मरा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गैस करो कि इंडिया में कितनी सर्जरीज फेक होती होंगी। अगर आपने गैस कर लिया हो तो मैं आपको बता दूं, ये नंबर आपकी इमेजिनेशन से काफ़ी बड़ा हो सकता है। जी न्यूज़ में पब्लिश्ड एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 44% सर्जरीज डॉक्टर फेक परफॉर्म करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और डीपली जाकर पढ़े तो पता चलता है कि 47% कैंसर सर्जरीज, 48% यूट्रस सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज, 55% हार्ट सर्जरीज अनवांटेड होती हैं। यानी इन सब डिजीज़ को बिना सर्जरी के भी क्योर किया जा सकता था, पर फिर भी लालच में आकर डॉक्टर्स सर्जरी ही परफॉर्म करते हैं। ये सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ डॉक्टर अपने लालच के लिए करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है उनके ऑपरेशंस के मंथली टारगेट रीच करने का। क्या आप सोच सकते हो, समाज में जिस सेक्टर को सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह इतने खतरनाक टारगेट सेट करके काम करता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई डॉक्टर अपने मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो उनको मैनेजमेंट की तरफ से वार्निंग्स मिलने लगती है। अगर ऐसा थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहता है तो डॉक्टर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे कि उन्हें प्रेशर में आकर फेक सर्जरीज करनी ही पड़ती हैं। मिंट के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 68% इंडियंस आर अंडर इंश्योर्ड, यानी इन लोगों के पास एक इंश्योरेंस प्लान तो है, पर ज़रूरत पड़ने के टाइम पर इनके काम ही नहीं आता। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका इंश्योरेंस किस टाइप का है, वो एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस है या एक फैमिली फ्लोटर प्लान है। और फिर ये चेक करो कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वाले चार्जेस और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वाले चार्जेस उसमें इंक्लूडेड हैं या नहीं। फिर आता है रूम रेंट कैप। इसको समझने के लिए इमेजिन करो, अगर आपके पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका रूम रेंट कैप बस 1% है, और अगर आपका रूम 15,000 पर डे का है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख का 1% यानी 10,000 पर डे ही मिलेगा, और बाकी के 5,000 पर डे आपको खुद की जेब से पे करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट, किसी भी इंश्योरेंस प्लान को लेने से पहले अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को मत छिपाना। इस स्कैम को समझने से पहले हमें ब्रांडेड और जेनेरिक दवाई के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। ब्रांडेड दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिनको कोई पर्टिकुलर कंपनी खुद से रिसर्च और इनोवेट करके बनाती है, और जिस कंपनी ने वो दवाई बनाई होती है उसी कंपनी को उस दवाई का 20 साल का पेटेंट मिल जाता है, जिससे कि 20 साल तक कोई और कंपनी उस दवाई को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल नहीं कर सकती। और इन 20 सालों में वो कंपनी उस दवाई को किसी भी कॉस्ट पर बेच सकती है, अपनी रिसर्च और बाकी सब चीज़ों में लगे पैसे को रिकवर करने के लिए। और इन 20 सालों के दौरान वो कंपनी अपना अच्छा प्रॉफिट भी निकाल लेती है। वहीं जेनेरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिनका ये 20 सालों का पेटेंट वाला पीरियड खत्म हो चुका होता है। तो अब इस दवाई को बनाकर कोई भी कंपनी लैब टेस्ट कराने के बाद मार्केट में सेल कर सकती है, और वो भी ब्रांडेड दवाई से काफ़ी कम प्राइस में।
जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं वो ब्रांडेड दवाई से 80 to 85% सस्ती होती हैं, क्योंकि जेनेरिक दवाई को किसी भी कंपनी को बिल्कुल स्टार्टिंग से रिसर्च करके नहीं बनाना पड़ता, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। इन बड़ी कंपनीज ने भ्रांति फैलाई हुई है कि जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों से काफ़ी कम इफेक्टिव होती है, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों दवाइयों की बिल्कुल सेम होती हैं और दोनों काम भी एक जैसे ही करती हैं। किसी भी दवाई को मार्केट में लाने से पहले उसकी कंपनी को FDA से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो अगर कोई दवाई कम इफेक्टिव होगी वो मार्केट में आ ही नहीं सकती। MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को कई बार ऑर्डर दिया है कि वो सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ ही प्रेस्क्राइब करें, पर फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को पैसा देती हैं सिर्फ ब्रांडेड दवाइयाँ प्रमोट करने के लिए, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हेल्थ केयर सिस्टम में चल रहे स्कैम्स को तो हमने समझ लिया, अब उतना ही ज़रूरी हमारे लिए समझना भी है कि हम इन स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट और उसकी फैमिली को ही चीज़ों को लेकर काफ़ी अवेयर रहना चाहिए। सीधा किसी सर्जन को कंसल्ट करने के बजाय पहले फिजिशियन को कंसल्ट करना एक बेटर ऑप्शन होता है। और दूसरी चीज़, हमारे गवर्नमेंट को कैंपेन्स चलाने चाहिए नॉर्मल सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए, और MCI के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं गवर्नमेंट को उन पर अप्लाई करना चाहिए।